वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर नंबर 2 जो है शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जियोलॉजी के बारे में बेसिक कंसेप्ट को समझा था कि जियोलॉजी क्या है। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे कि डिफरेंट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी और इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट जैसे अर्थ के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अर्थ एज ए प्लैनेट, साइज, शेप, डेंसिटी, वॉल्यूम और एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी के डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे जियोलॉजी में जो है आपके कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं। मतलब ब्रांचेस कहने का मतलब वो दूसरे साइंसेस के साथ या दूसरी जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो जियोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें सबसे पहले आपका है फिज़िकल जियोलॉजी, उसके बाद आपका है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, उसके बाद आपका है सेडिमेंटोलॉजी, उसी में सेडिमेंटोलॉजी में ही आपकी स्टेटिग्राफी भी आती है। ठीक है, और उसके बाद आपका है मिनरोलॉजी, इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसमें पेट्रोलॉजी, और नेक्स्ट इसमें है आपकी पैलेंटोलॉजी, और इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है आपकी इकोनॉमिक जियोलॉजी, और इसके बाद आपकी जो ब्रांच है वो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। उसके बाद आपकी जो ब्रांच है वो हाइड्रोजियोलॉजी, उसके बाद जो आपकी ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स, और लास्ट वन जियो केमिस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिन्हें मतलब जो जियोलॉजी के साथ रिलेट करती हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेस हैं हमने यहाँ पे आपको दिखा दी, और हम इन्हीं ब्रांचेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये जियोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करती हैं और क्या इसमें कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हमारा फिज़िकल जियोलॉजी से। तो फिज़िकल जियोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, जियोलॉजी की ही एक ब्रांच है ये, जिसमें जिसमें हम डिफरेंट रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं फिज़िकल जियोलॉजी। इसमें हम डिफरेंट रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनोस के बारे में, ग्लेशिएशंस के बारे में, ग्राउंड वाटर, स्ट्रीम, मास वेस्टिंग, क्लाइमेट चेंज, प्लेनेटरी जियोलॉजी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब वो सारे प्रोसेस जो आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ऑपरेट होते हैं, जैसे आपने अर्थक्वेक लास्ट टाइम हमने देखा था, आप अर्थक्वेक जानते भी हो, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिज्म भी आप जानते हो, ग्लेशियर्स के बारे में आप जानते हो, ग्राउंड वाटर के बारे में आप जानते हो। ठीक है, स्ट्रीम्स के बारे में, जो रिवर्स जो बहती है उसके बारे में जानते हो, वेदरिंग के बारे में जानते हो। तो वेदरिंग मास वेस्टिंग से ही रिलेट करती है। ठीक है, मास वेस्टिंग वेदरिंग से ही रिलेट करती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में, प्लेनेटरी जियोलॉजी मतलब डिफरेंट जो प्लैनेट्स आप देखते हो उनके बारे में फिज़िकल जियोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिज़िकल जियोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स की, जो आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो डिफरेंट प्लेट्स हैं। ठीक है, जैसे आपकी इंडियन प्लेट है, आपकी यूरेशियन प्लेट है, आपके अफ्रीकन प्लेट है, ये सारी जो प्लेट्स है आपके अर्थ क्रस्ट जो बनाती हैं ये फ्लोट होती रहती हैं हमेशा। नीचे आपका यहाँ पे मेंटल है और इसके ऊपर ये प्लेट्स जो है नॉर्मली फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये जब फ्लोट करती हैं, कभी कभार क्या होता है ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एरो जो दिखा रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा इरप्ट होता है। ठीक है, कभी कभार यहाँ पे भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जहाँ देख पा रहे हो आप कि यहाँ से एक प्लेट यहाँ से इस डायरेक्शन में और ये प्लेट यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, तो इसी को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में भी आप फिज़िकल जियोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपका है
अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हो, जो आप बेहतर जानते हो कि शेकिंग ऑफ अर्थ जो होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ा जाता है, और आपके ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा जाता है कि ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं, इसकी वजह से कौन कौन से आपके अर्थ सरफेस के ऊपर जो फीचर्स बनते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक के वजह से हो, वॉल्केनिज्म की वजह से हो, चाहे ग्लेशियर की वजह से हो। और सॉरी और इसके अलावा आपके ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा जाता है, जो जो आपके ज़मीन के नीचे जो वाटर है जिसे हम पंप करके निकालते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है इसके बारे में ये जो वेदरिंग के बारे में पढ़ी जाती है, चाहे वो रिवर की वजह से हो या ओशन की वजह से हो, जो रॉक्स वेदर्ड होते हैं या डिसइंटीग्रेट होते हैं, उसके बारे में ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो फिज़िकल जियोलॉजी में पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। कभी कभार आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ रॉक्स में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं या उस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, या जैसे यहाँ देख पा रहे हो ये जो वाइट लाइन है यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे, हाँ मीन्स ये जो रॉक है इस लाइन के अलोंग जो है आपका मूवमेंट हुई है, ये वाला पोर्शन नीचे चला गया है और ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो से देख पा रहे हो यहाँ से ए से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, तो ये पूरी तरह से फोल्डिंग हुई है। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था शुरू में ये जब रॉक बना होगा तो इस तरह से पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा, ये बाद में हुआ है। बाद में क्या हुआ है, फोर्स पड़ा है इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ने की वजह से ये कुछ इस तरह का हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से एक लाइन आई हुई है। यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल ऐसे फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एक ऐसी डिसिप्लिन है, जियोलॉजी के ही एक ब्रांच है, जिसमें आपके रॉक्स जो है वो डिफॉर्म होते हैं, मतलब शेप चेंज हो आता है इसमें। एक्चुअल जो शुरू में जैसे रॉक बना है वो कुछ हद तक चेंज हो जाता है, किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस कहा जाता है फोर्स को, ठीक है, इस पे फोर्स पड़ने की वजह से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। वो ज़मीन के नीचे ये सारे प्रोसेस जो है अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से, आपका प्रेशर पड़ने की वजह से या स्ट्रेस पड़ने की वजह से रॉक जो है डिफॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मिनरल्स है वो भी स्ट्रेस की वजह से उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैसे, अभी हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जो है ये सारी चीज़ें रॉक के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाती है एक हिसाब से। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर इस पर स्ट्रेस की वजह से मूवमेंट हुई है, तो ये चीज़ आज हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से मूवमेंट हुई है कि फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में पड़ा होगा, और इस केस में भी उसी तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। तो ये रॉक्स के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें या तो फ्रैक्चर्स कहते हैं, ठीक है, या तो फ्रैक्चर्स कहते हैं या फॉल्ट्स कहते हैं या फोलिएशन फोल्ड्स कहते हैं। जैसे ये फ्रैक्चर्स आप कह सकते हो, ये आपकी फॉल्टिंग हुई है, यहाँ पे ये वाला केस ये फॉल्टिंग हुई है और इसे फोल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रॉक है, कोई रॉक्स अर्थ सरफेस के नीचे है, तो इसमें फोर्स पड़ने की वजह से इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जो रेड एरोस दिखा रहे हैं इसे कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बेंट होके कुछ इस तरीके से हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस पे फोर्स पड़ने की वजह से इसका शेप चेंज हो गया है, देखिए यहाँ पे। और ठीक इसी तरह एक फोर्स होता है जो एक दूसरे से दूर जाता है, जिसे टेंशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलोंगेशन हो जाती है इस तरीके से और अल्टीमेटली टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट फोर्सेस आपके ज़मीन के नीचे ऑपरेट होते रहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप हाथ में ये आटा उठाते हो रोटी बनाने के लिए, तो उसे जब दबा देते हैं अंदर की तरफ तो कुछ इस तरीके से शेप चेंज हो जाता है। या कोई ऐसी लकड़ी उठाते हो जिसको दोनों तरफ से अगर बेंड करने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके से वो बेंड हो जाता है और अल्टीमेटली टूट जाता है। और कोई ऐसा रबर का कोई चीज़ या जिसे स्ट्रेच करते हैं हम हाथ से एक दूसरे दूर मतलब एक दूसरे से दूर जो है, जब उसे स्ट्रेच करते हैं तो अल्टीमेटली इस तरह
टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस जो आपके अर्थ के नीचे ऑपरेट होते हैं, जिनकी वजह से आपके रॉक्स जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जब इस तरह से पड़ता है, अब ये एक दूसरे की तरफ जब फोर्स ये होता है तो ये जो प्लेट्स है आपकी या रॉक से इसे इस तरीके से तोड़ देता है। ठीक है, इस तरह के इसे फॉल्ट कहा जाता है। या फोर्स एक दूसरे से दूर चला जाए तो रॉक को इस तरह तोड़ देता है। ठीक है, तो इसे भी फॉल्ट कहा जाता है। और एक फोर्स इस तरीके से अगर दोनों डायरेक्शंस में पड़े तो इस तरीके से फोल्ड कर, जैसे इसे कंप्रेशनल फोर्स अगर पड़े तो इस तरीके से आपका फोल्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट तरीके से जो फोर्स पड़ता है, यहाँ पे फोल्डिंग बना रहा है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेचिंग हो गई और यहाँ पे टूट के फॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पे शेयरिंग होगा। ये नीचे बॉटम साइड से और ये ऊपर टॉप साइड से फोर्स लगा रहा है तो इसलिए टूट जाएगा। अल्टीमेटली इस तरह से इसका शेप चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जियोलॉजी की जिसमें आप रॉक्स को डिस्क्राइब करते हो, क्लासिफाई करते हो, मॉडलिंग करते हो। ठीक है, चाहे वो मेराइन सेडिमेंट्स हो चाहे वो नॉन मेराइन सेडिमेंट्स हो, मतलब जो आपके रॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वाटर के साथ या एयर के साथ जब जो सॉइल आती है या सेडिमेंट्स आते हैं, आने के बाद कहीं पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से, चाहे वो ओशन के नीचे हो चाहे ओशन के ऊपर हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेयर्ड बाय लेयर्ड जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी में ही इसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना, इनको क्लासिफाई करना इन रॉक्स को, कि ये रॉक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ब्लैक है, यहाँ पे फिर वाइट है, फिर ब्लैक है। तो ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग स्ट्रक्चर में ही हुए, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, साथ साथ स्ट्रक्चर भी है और इसमें डिफरेंट रॉक्स की लेयरिंग भी है। ठीक है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन और इनकी मॉडलिंग, मतलब इनको डिफरेंट मैप्स में बनाना और इन्हें इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और इन्हें इंटरप्रेट करना, ठीक है ना। और इसके अलावा मेराइन हो या नॉन मेराइन हो, इन सारे प्रोसेसेस को पढ़ना, इन सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ना और इनकी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उन्हें ये करना, स्टडी करना। जैसे उनके फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उन्हें स्टडी करना, उसी को सेडिमेंटोलॉजी कहा जाता है। मीन्स इन शॉर्ट अगर सेडिमेंटोलॉजी कहें तो रॉक्स जो होते हैं, डिफरेंट जो सेडिमेंट्स से जो रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट जो आते हैं, छोटे छोटे जो सॉइल टाइप के पार्टिकल्स, वो कहीं जाके ओशन में या लेक में या टेरेस्ट्रियल उसमें अगर वो डिपॉजिट हो जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, तो उन रॉक्स के बारे में डिस्क्राइब करना, क्लासिफाई करना, मॉडलिंग करना और उन्हें इंटरप्रेट करना। ठीक है, और इसके अलावा उसकी फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना, उसी को सेडिमेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी में क्या किया जाता है, इसी की फ़िज़िकल, जियोफिज़िकल मतलब फिज़िक्स का, अगर जियोलॉजी में जो फिज़िक्स का रोल होता है जिससे हम आगे डिस्कस करेंगे, उसे जियोफिज़िकल मेथड कहा जाता है। ठीक है, या प्लेंटोलॉजिकल जिसमें फॉसिल्स का यूज़ किया जाता है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जियोकेमिकल टेक्निक्स, और जियोकेमिकल जिसमें केमिस्ट्री का रोल होता है जियोलॉजी में। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को जो है यूज़ किया जाता है इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। ठीक है, उनकी फ़िज़िकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। फिज़िकल जियोफिजिक्स, प्लेंटोलॉजी, जियोकेमिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब नेचुरल सब डिविजन्स ऑफ सेडिमेंट्री एंड वॉल्केनिक स्ट्रेटा। जो सेडिमेंट्री और वॉल्केनिक रॉक्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो जियोफिजिकल, प्लेंटोलॉजिकल और जियोकेमिकल जो मेथड्स यूज़ किया जाता है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रॉक है, ये पहले डिपॉजिट हुआ होगा इस रॉक के हिसाब से, और ये जो रॉक है ये इस रॉक के हिसाब से पहले डिपॉजिट हुआ होगा, इसीलिए ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ये ऊपर। जो सबसे ऊपर टॉप पे है यंगर होगा और सबसे बॉटम पे जो है वो ओल्डर होगा, तो इसी को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है,
तो इस क्रोनोलॉजी को भी डिस्क्राइब किया जाता है इन मेथड्स के बेस पे, जियोफिजिकल मेथड के बेस पे, प्लेंटोलॉजी के बेस पे, फॉसिल असेंबलेजेस या फॉसिल जो इसके अंदर मिलते हैं उसके बेस पे, और इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकी क्रोनोलॉजी को डिस्क्राइब किया जाता है, और साथ साथ इनके स्ट्रक्चर्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो उसी को स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनरोलॉजी। तो मिनरोलॉजी जो है आपकी एक ऐसी ब्रांच है जियोलॉजी की जिसमें हम रॉक्स की फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसके ओरिजिन के बारे में, और वो प्रोसेस जो इसके जीनिसिस, मतलब जो जहाँ से ये ओरिजिन हुए हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो मिनरल्स हैं आपके, वो मैग्मा से इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप मिनरोलॉजी में पढ़ते क्या हो, मिनरल्स के बारे में ही पढ़ते हो, मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जाता है, और इसके साथ साथ इसके ओरिजिन और वो प्रोसेस जो इसके ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन प्रोसेस को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मिनरोलॉजी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें आपका मिनरल का कलर होता है, मिनरल का लस्टर, लस्टर मतलब ये शाइन कैसा दे रहा है, सनलाइट के अंदर जब रखोगे तो किस तरह, जैसे ये चमक रहा है, इसका कलर कुछ ऐसा है, ये थोड़ा चमकीला, ये थोड़ा सा डल है। ठीक है, तो ये थोड़ा वाइट है, ये थोड़ा पर्पल कलर का है, ये ग्रीनिश कलर का है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्लीवेज, क्लीवेज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जहाँ से मिनरल को ईजिली तोड़ा जा सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी इसमें कंपोजिशन को पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम अगर देखें तो यहाँ पे आयरन और यहाँ पे सल्फ़र है। ठीक है, Fe2, ठीक है, Fe2 आयरन और सल्फ़र है। तो मीन्स जब ये दो कंबाइन हुए होने के बाद आपका ये बना Fe2 पायराइट, ये एक आयरन का और है। ठीक है, आयरन और है, पायराइट जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन हो। ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा सारे मिनरल्स की कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जब मिनरल को हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बना के जब उसे अंडर माइक्रोस्कोप उसके कलर को, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, जिसमें उसका स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, ये हुई आपकी मिनरोलॉजी। उसके बाद है आपकी पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी कहा जाता है रॉक्स के बारे में स्टडी करना, डिफरेंट जो रॉक्स होते हैं आपके, उनके बारे में स्टडी करने को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें रॉक्स की कंपोजिशन को पढ़ा जाता है कि रॉक्स किस चीज़ से बने हैं, रॉक्स के टेक्सचर को पढ़ा जाता है कि रॉक्स का जो अपीयरेंस है वो कैसा है, और रॉक्स के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स मिनरल से ही बने होते हैं एक्चुअल में, तो मिनरल जो है एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, मींस पेट्रोलॉजी में रॉक्स की कंपोजिशन, टेक्सचर, ठीक है, वो उसका अपीयरेंस कैसा है, और स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो मिनरल्स है और मिनरल के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज हुए हैं। ठीक है, उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, और उसके ऑकरेंस कहाँ पे ये बनते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ ये रॉक पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ओरिजिन के बारे में, फिजिको केमिकल कंडीशन, मतलब फिजिकल और केमिकल कंडीशन, जिस कंडीशन में ये रॉक बना है उन कंडीशंस को भी पढ़ा जाते हैं, और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो इस रॉक को बनने में हेल्प करते हैं, जो इस रॉक को बनने में हेल्प करते हैं, उन प्रोसेसेस को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री तीनों टाइप के रॉक्स को स्टडी किया जाता है। मींस पेट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, जियोलॉजी की है एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट रॉक्स के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें रॉक की कंपोजिशन, टेक्सचर, उसका अपीयरेंस और उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन में फिजिको केमिकल कंडीशंस, जिस कंडीशन में, चाहे फिजिकल या केमिकल कंडीशन, जिस कंडीशन में आपका रॉक बना है उन कंडीशंस को भी समझा जाता है। और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जो आपके रॉक के बनने में जो जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोसेसेस को भी पढ़ा जाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी आपने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा होगा, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की फॉसिल्स के बारे में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फिर से उसे एक बार अच्छी तरह देखिए, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछिए, ठीक है। तो प्लेंटोलॉजी कहा जाता है कि जो एंशेंट लाइफ है, एंशेंट जो डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को, जो वो प्लांट्स और एनिमल जो प्रिजर्व होते हैं रॉक्स के अंदर, उन्हीं को स्टडी किया जाता है, ठीक है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड, कुछ भी हो सकता है, सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ठीक है। तो वो जो फॉसिल्स हैं वो आपके रॉक के अंदर प्रिजर्व होते हैं, ठीक है। रॉक के अंदर प्रिजर्व होने के बाद वो जो उनका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे जो रॉक है, रॉक का इनऑर्गेनिक मटेरियल उसे रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ये प्लांट है जो सेलुलोस से बना है, तो सेलुलोस ही वहीं पर प्रिजर्व नहीं होता है, सेलुलोस को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेस करता है, लेकिन उसका शेप साइज वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ़िश है, तो फिश के बून्स यहाँ पे जो है, बून्स हार्ड पार्ट है तो ये प्रिजर्व हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये बून्स का एक्चुअल मटेरियल नहीं है। एक एक बून की जो रिप्स है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सिलिका है, कैल्शियम है, उन्होंने रिप्लेस किया है, तो उसके अपीयरेंस जो है, शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता है, सेम वैसा का वैसा ही प्रिजर्व हो जाता है, तो उसे फॉसिल कहा जाता है। ये जो फॉसिल्स है ये आपके, और ये थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रेटिग्राफी में देखा कि प्लेंटोलॉजी यूज़ की जाती है रॉक्स के बारे में, रॉक्स के एज को डिटरमाइन करने के लिए, रॉक्स के उन कंडीशंस को, जिस कंडीशन में रॉक बना होगा, या अर्थ की हिस्ट्री के बारे में कि अर्थ की हिस्ट्री में किस तरह की कंडीशंस थी, क्लाइमेट कैसा था या टेम्परेचर कितना था, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए हमें प्लेंटोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। इन फॉसिल्स के बेस पे हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा है हमारा नेक्स्ट ब्रांच इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी कहा जाता है जिसमें हम जो इकोनॉमिकली कोई अगर मिनरल हो या फ्यूल हो या मेटल्स हो, जो इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी कुछ हो, या डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती हो, या जियोलॉजी ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका कुछ इंपॉर्टेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड है, गोल्ड एज ए ज्वेलरी यूज़ किया जाता है, एज ए डेकोरेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। या जेम स्टोन से जो अंगूठियों में पहना जाता है, ज्वेलरीज में पहना जाता है। तो इसके अलावा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हम आपकी जैसे गाड़ियों में यूज़ करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन घरों में यूज़ होता है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं सारी मिनरल्स के बारे में, फ्यूल्स के बारे में स्टडी करने को हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में रखते हैं, ठीक है। हम इसे इकोनॉमिक जियोलॉजी में रखते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी स्टडी ऑफ फ्यूल्स, मेटल्स में आपका आयरन आता है, कॉपर आता है, अल्मोनियम आता है, ये सारे मेटल्स में आते हैं क्योंकि इनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू और ये अर्थ क्रस्ट से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी मटेरियल जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मटेरियल है इसमें रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं जो जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो। फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, पेट्रोलियम को ही कहा जाता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है तभी इसको यहाँ पढ़ा जाता है। तो ये सारी के सारे वो मिनरल्स है, वो मटेरियल्स जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो, जैसे फ्यूल है, पेट्रोलियम है, कोल है, आपका आयरन है, या कॉपर है, अल्मोनियम है, और इसके अलावा आपके मिनरल्स हैं, गोल्ड है, डायमंड है, ये सारे के सारे इकोनॉमिक जियोलॉजी में इनको स्टडी किया जाता है, इनके ओरिजिन को स्टडी किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, जो आपकी इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर आती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। कभी आपने टनल बनते हुए देखा होगा, डैम बनते हुए देखा होगा, ब्रिजेस बनते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शंस होती है इसमें हम सोचते हैं कि किसी इंजीनियर का रोल है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट का रोल है। वो ये देखते हैं कि इसमें किस टाइप के रॉक्स हैं, तो किस तरह के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा सकता है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रिज है कुछ इस तरीके से बनाया गया है, तो इसमें जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन
और इस डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक है। ये जिस वजह से, क्योंकि मतलब फोर्स जो है इन दो डायरेक्शंस में जाएगा। अगर डायरेक्टली स्ट्रेट एक ब्रिज बनाया जाता, हो सकता था जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, हो सकता था वो ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहे। अब डेम्स में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है वो जियोलॉजिस्ट ही बताता है कि नीचे किस टाइप का रॉक है और स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी में इंजीनियरिंग स्टडीज़ किया जाता है जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स को रिलेट करती है, जैसे लोकेशन है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, ठीक है। तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, डिज़ाइन किस तरह का होनी चाहिए, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, ये सारी की सारी कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले जियोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें आपको बताता है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी भी जियोलॉजी की ही एक ब्रांच है। उसके बाद हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी कहा जाता है आपके जो ग्राउंड वाटर है या नीचे जो हमारे ज़मीन के नीचे से हम जो ग्राउंड वाटर निकालते हैं उसे, वो हाइड्रोजियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजियोलॉजी ग्राउंड वाटर के बारे में स्टडी करना, ठीक है, उसे जियो हाइड्रोलॉजी भी कहा जाता है और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजियोलॉजी ये डायरेक्टली डील करती है कि हम ग्राउंड से वाटर को कैसे निकालें, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करके उसके ग्राउंड, ये जो ज़मीन के नीचे से हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब सरफेस जो वाटर है वो फ्लो कैसा हो रहा है, कितना इसमें से वाटर जो है हमें निकल सकता है, आसपास जो सॉइल है या रॉक्स है वो किस टाइप के हैं, तो कितना पानी इसमें से निकल सकता है, कब तक निकल सकता है, वाटर की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा उसके एरिया की टोपोग्राफी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम हाइड्रोजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जियोलॉजी का ही ब्रांच है। तो इसमें भी जियोलॉजिस्ट ही बताते हैं कि किस तरह का नीचे जो आपका वाटर टेबल है वो किस टाइप की है और कितना उसमें से पानी निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, स्टडी किया जाता है। उसके बाद है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स में आपके जियोलॉजिकल फिनोमेनास को जो आपके अर्थ के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इसमें फिज़िक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपके अर्थ के अंदर इंटीरियर में आपका टेम्परेचर कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है। इसके अलावा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा, हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। ये किस बेस पे, हमें फिज़िक्स के बेस पे ही ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कॉस्मिक रेज, जो सन से कॉस्मिक हार्मफुल रेस आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो इसके बारे में भी इस जियोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, इसके बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। हम कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के बारे में भी आप जियोफिज़िक्स के बेस पे स्टडी करते हो। इसके अलावा हम कहते हैं अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके तभी पॉसिबल हैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना जब आप इसमें फ़िज़िक्स की हेल्प लेते हो, ठीक है। तो इसी ब्रांच को जियोफिज़िक्स कहा जाता है, जिसमें आप इसके अलावा अर्थ के रोटेशन, रिवोल्यूशन, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर या अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के मैग्नेटिज्म के अलावा रिफ्ट्स के बारे में, कॉन्टिनेंटल स्विचूज, मिड ओशनिक रिजेस, या मतलब बहुत सारे प्लेट्स मूवमेंट कैसे करती हैं, अर्थ में बैलेंस कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जियोफिज़िक्स के बेस पे एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जियोलॉजी के जिसमें आप कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कंपाउंड्स, आइसोटॉप्स और जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये रॉक्स और मिनरल्स कैसे बने, कहाँ से बने, जैसे हम कहते हैं मैग्मा से बने, तो मैग्मा से कैसे बने, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हुई, कौन कौन से प्रोसेस हुए, टेम्परेचर कितना था, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होके कौन सा ये मिनरल बनाया, फिर उसने कौन सा रॉक बनाया, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मिनरल्स या एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, या कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन होके वो आपका मिनरल बनाया है, फिर कौन से मिनरल्स आपका किस तरह का रॉक बनाएंगे, उसका कलर क्या होगा,
उसका ये क्या कहते हैं कंपोजिशन क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जियोकेमिस्ट्री। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट के ऊपर या अर्थ मेंटल के अंदर या कोर के अंदर कंपोजिशन क्या है, मतलब क्रस्ट किस चीज़ से बना है, क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, मेंटल की कंपोजिशन क्या है, कोर की कंपोजिशन क्या है। जैसे हम कहते हैं कोर में पूरा आयरन है, तो आयरन कितना आयरन है, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके अर्थ में या सोलर सिस्टम में, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जियोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शेप ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का शेप कैसा होगा, हम कहते हैं अर्थ का शेप राउंडेड है, स्फेरिकल है, ठीक है। क्या वाकई में स्फेरिकल है? नहीं, लेकिन ऑब्लेट है ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब आपके अर्थ का शेप इस तरह नहीं, आपका अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपका अर्थ जो है इक्वेटर के पास बल्जिट है, बल्जिट मतलब बाहर की तरफ आया हुआ है, और पोल्स के अलोंग थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों गया हुआ है, वजह ये क्या है, इसमें वजह यही है कि अर्थ के रोटेशन इसकी मेन रीज़न है, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थ का ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं इसमें पोल्स के लॉन्ग जो एक्सिस है उसे माइनर एक्सिस कहा जाता है, और आपके इक्वेटर के लॉन्ग जो एक्सिस है उसे मेजर एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पोल्स के लॉन्ग जो एक्सिस है माइनर एक्सिस, ये आपके पोल्स के डायमीटर को बताती है, और इक्वेटर के लॉन्ग जो एक्सिस है उसे वो आपके इक्वेटर के डायमीटर को बताती है, ठीक है। तो आपका अर्थ की रोटेशन की वजह से ही आपके अर्थ जो है बल्ज्ड है, क्योंकि जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई चीज़ आपने ऐसे हाथ में उठा के ऐसे कोई धागे पे कोई पत्थर बांध के ऐसे घुमाया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे घुमाते हैं इस एक्सिस और नीचे जो एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक्सिस और नीचे यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं, तो इन डायरेक्शन में फोर्स कम पड़ता है, बल्कि इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका स्टोन रिवॉल्व कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, तो स्टोन कोशिश करता है कि बाहर की तरफ चला जाए, ठीक है। लेकिन हमारा हाथ जो है उसे पकड़ के रखता है, जिस वजह से थोड़ा सा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा पड़ जाता है, इस डायरेक्शन और नीचे बॉटम वाले डायरेक्शन में फोर्स कम पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है, जो आपकी अर्थ है इस डायरेक्शन और इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फोर्स कम है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन से ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी, यहाँ से ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आपका अर्थ थोड़ा सा बल्ज्ड है, ठीक है। तो इस वजह से आपका अर्थ इक्वेटर पे जो है थोड़ा सा बल्ज्ड है। तो एक्चुअल में आपका अर्थ का शेप पूरा स्फेरिकल नहीं है, स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है उसे, सॉरी ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है। पोल्स पे फ्लैटनेट है और इक्वेटर पे बल्ज्ड है, ठीक है। तो ये हुआ आपका अर्थ का शेप। और इसके अलावा अर्थ की साइज़, अर्थ की जो साइज़ है वो कैसी है, अर्थ की साइज़ अगर देखा जाए रेडियस, डायमीटर या सरकमफ्रेंस, तो अर्थ की जो रेडियस है वो है अगर किलोमीटर्स में देखें 6378 किलोमीटर्स टोटल आपका ये रेडियस की बात कर रहा है, कहाँ से, इक्वेटर के पास, ये भी ध्यान में रखना, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा डायमीटर दिखाया हुआ है यहाँ पे, जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको 6378 किलोमीटर्स आएगा, ठीक है। तो अर्थ आप जानते हो कि अर्थ एक्चुअल में स्फेयर नहीं है, अर्थ के रोटेशन की वजह से आपका इक्वेटर थोड़ा सा बल्ज्ड है, तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस इक्वेटर के पास थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और पोल्स के पास जो अर्थ का ये रेडियस है वो थोड़ा सा कम है, 6356 है, और इसमें 22 किलोमीटर का डिफरेंस है, कितना, 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये जो आपका ये 6378 और यहाँ पे 6356, तो 22 किलोमीटर का डिफरेंस है आपके पोल्स और अर्थ ये इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ये आपके अर्थ की साइज़ हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप इसके सरकमफेरेंस की बात करो, पूरे यहाँ से नॉर्थ पोल से शुरू करके घूम के वापस नॉर्थ पोल पे आ जाओ, या इक्वेटर से यहाँ से शुरू करो और इक्वेटर में पूरा इक्वेटर के लॉन्ग घूम के यहाँ तक आओ,
तो वो आपका सरकमफेरेंस हो गया। तो वो आपके अर्थ का जो सरकमफेरेंस, इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस है, इक्वेटर के पास, इक्वेटर इस पॉइंट से शुरू करके पीछे से घूम के वापस यहाँ से आके वापस यहाँ तक जो सरकमफेरेंस है वो 40,075 किलोमीटर है। और पोल से, इस पोल से शुरू किया हमने, यहाँ से ऐसे घूमे पीछे से वापस आके इस पॉइंट पे आने तक 40,008 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका सरकमफेरेंस है। जहाँ तक देखा जाए पोल्स के लॉन्ग थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, इक्वेटर के पास आपको ज़्यादा दिख रहा है, पोल्स के पास हमें थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी क्या है आपके अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.513 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी आपकी अर्थ की डेंसिटी है। और अर्थ जो है सबसे डेंसिएस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। क्यों? वजह यह है क्योंकि आपका जो अर्थ है वो मेटालिक कोर, मेटालिक कोर मतलब पहले भी कहा, अर्थ के कोर में जो है आपका आयरन भरा हुआ है। ठीक है, और मेंटल और रॉकी मेंटल, और मेंटल में जो है वहाँ पे भी डेंस मिनरल्स हैं। मेंटल में भी बहुत सारे रॉक्स, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, जैसे आयरन और मैग्नीशियम बियरिंग रॉक्स है, ऐसे रॉक जिसमें आयरन और ये क्या कहते हैं, मैग्नीशियम है। तो इस वजह से आपका अर्थ जो है ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेनेट। और जहाँ तक जुपिटर की बात करें, विच इज़ 318 मोर मैसिव देन अर्थ, जो बहुत बड़ा है अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, जुपिटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जुपिटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर भी उसकी डेंसिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वजह यह है क्योंकि वो गैसेस, हाइड्रोजन जैसे गैस से बना हुआ है, लेकिन आपका जो अर्थ है वो मेटल से बना हुआ है। ठीक है, और आपके आयरन मैग्नीशियम जैसे मेटल से बना हुआ है। इस वजह से आपके दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से आपका जो अर्थ है वो ज़्यादा डेंसर है, और इसकी जो डेंसिटी है 5.513 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद मास, अर्थ का जो मास है वो कितना है? अर्थ का जो मास है वो है 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम की अगर बात करें 260 बिलियन क्यूबिक माइल्स। ठीक है, 1 ट्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर के हिसाब से इसका मास है। ठीक है, मतलब ये आपके अर्थ का एक्चुअल मास है। ठीक है, और वॉल्यूम, अर्थ का जो वॉल्यूम है वो कितना है? अर्थ का जो वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया जो है आपके अर्थ का, वो है, अगर इसमें मिलियंस में देखें, 170 स्क्वायर माइल्स में अगर देखें, 197 मिलियन स्क्वायर माइल्स। अगर किलोमीटर में देखोगे तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अबाउट 71% ऑफ कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, और इसमें 71% वाटर ने कवर किया हुआ है, और 29% आपके लैंड ने कवर किया हुआ है। और एक्चुअल जो स्क्वायर किलोमीटर का जो इसका सरफेस एरिया है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं अर्थ की। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के अलॉन्ग सराउंडिंग में एक गैसियस इन्वेलप है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.03 या 0.4% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे मतलब लोअर परसेंटेज में आपके दूसरे एलिमेंट्स भी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो मिलके आपका एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये गैस, इसके अलावा कुछ डस्ट भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन्स होते हैं। पोलन्स कहा जाता है आपके जो प्लांट से, फ्लोअर से जो पोलन्स निकलते हैं उन्हें पोलन्स, और प्लांट ग्रेन्स कहा जाता, वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट ग्रेन्स भी होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी जो इससे आगे जो हम कंटिन्यू थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel.
and also press this bell icon so you never miss any new updates.